Good morning, class 7. A very good morning to all of you. Yes, class 7. As you all know that we were in chapter number 6 in last class, and the chapter number name is Town Traders and Craft Person. Yes, as you all know that in last class we were already discussed about some topic like administrative center, right? Administrative center from this chapter. एंड यस इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना था बहुत सारे कैसे किसी भी टाउन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होना जरूरी है और इनमें कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में जाना। जैसे कि हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई थी, कैसे चोला जो थे अपने कैपिटल को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बनाए थे और टाइम टू टाइम जो है कैपिटल्स भी चेंजेस होते गए, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था टेम्पल्स, टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर, हाँ इसके बारे में पढ़ा था कि आगे चलकर जैसे कि किसी भी टाउन में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, राइट, उसके बाद से टेंपल, टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर भी आगे चलकर डेवलप हुआ। उस डेवलप होने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहे थे, नो डाउट, ठीक है। फिर इसमें और भी हम लोग जैसे कि तंजावुर के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा था कि तंजावुर जो था वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंपल टाउन का, जो कि हमने इसमें पढ़ा था टेंपल टाउन में, ठीक है। जैसे हमने आगे फिर बहुत सारे आर्टिसियंस, ट्रेडर्स, इसके बारे में पढ़ा था किसका कौन सा काम है। आर्टिसियन बेसिकली यहाँ के किस तरह काम करे, ट्रेडर्स का क्या काम था, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। फिर आगे हमने देखा है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। यस, आगे हमने बात की थी और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन के नेटवर्क क्या हो सकते हैं, किस तरह के नेटवर्क होते हैं, किस तरह से जुड़े होते हैं। तो बेसिकली हमने 8th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात की थी। 8th सेंचुरी के बाद अगर हम बात करें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स थे जिसके बारे में बताया था कि प्रॉब्ली इमर्ज इन द लार्ज विलेज, जो के अंदर हमने आप लोग को याद होगा हमने बात किया था कि मोस्ट ऑफ द centers, right, usually emerged in a large village. They usually had a mandapika. Yes, mandapika नाम का हमने एक टर्म इस्तेमाल, इसको मंडी हिंदी में कहते हैं। इस तरह की चीजें हुआ करती थी, कहीं ना कहीं मंडी ही जो थी सोर्स थी, कह सकते हैं सोर्स हुआ करती थी। एंड नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन का कोई नेटवर्क तो मंडी था, मंडी से हर वो चीज जो हमें हमारे बेसिक नीड को पूरा करती है उसे हम परचेस करते थे और लेके आया करते थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके बाद से हमने बात किया ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। यस, हम लोग आज बेसिकली बात करने हैं ट्रेडर्स के बारे में, चाहे वो ट्रेडर्स बिग हो या स्मॉल हो। अगर बात मंडी की आ गई, अगर बात एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की है, बात टाउन की है, टेंपल टाउन की है, उसके बाद हमने नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन बात की जहां पे मंडी की बात आ गई, नो डाउट उसके बाद ट्रेडर्स के बारे में बात करना तो जेन्युइन है, चाहे वो ट्रेडर से बड़े हो या स्मॉल हो। हम लोग बेसिकली आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्राफ्ट्स इन द टाउन। यस, टाउन में क्राफ्ट किस तरह के पाए जाते थे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फिर आगे एंड लास्टली हम देखेंगे एक क्लोजर लुक ऑफ हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। इसमें हम जब डिस्कस करेंगे तो और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इमर्ज होंगी और उसमें हम लोगों ने उसको डिस्कस करना है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। देखते हैं कैसे कौन से ट्रेडर्स है, किन के बारे में बात हो रही है, कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, किनका क्या पर्पस है। लेट्स सी। So according to our book, there is trader big and small. There were many kinds of traders. This include the Banjaras. See also chapter number 7. Yes, बहुत तरह के traders यहाँ पे पाए गए थे, no doubt देखे गए थे, जिसमें से बेसिकली बंजारा हुआ करते थे। चैप्टर 7 में और डीपली उनके बारे में पढ़ेंगे ये बंजारा कौन थे। Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who recognize who negotiate on the behalf of the with the warriors who brought the horses। हाँ, ट्रेडर के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स यानी घोड़े के जो व्यापारी होते थे, ठीक है, वैसे भी कुछ ट्रेडर हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे, या फिर विद हेडमैन जो होते थे, मुखिया होते थे, उनके साथ वो लोग बेसिकली क्या करते थे, हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द वॉरियर्स। जो योद्धा थे उनके बिहाफ में जो हेडमैन जाते थे हॉर्स को परचेज करने के लिए, किससे, हॉर्स ट्रेडर जो थे उनसे हॉर्स जब परचेज करने के लिए जाते थे हेडमैन ऑन द बिहाफ ऑफ द वॉरियर, देन वो लोग इस चीज को नेगोशिएट करते थे आपस में कि हाँ हॉर्स ट्रेडिंग को लेके, राइट। एंड हु ब्राउड द हॉर्सेस, लास्टली वो लोग हॉर्स को ब्राउड करते थे और लेके आते थे। आगे कहता है सिंस ट्रेडर हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस। हाँ, अगर बात करें तो उसके बाद ट्रेडर्स जो थे वो एक जगह नहीं बहुत सारे किंगडम्स को भ्रमण करते थे, घूमते थे, पास करते थे, नहीं यहाँ तक कि फॉरेस्ट से भी होकर गुजरा करते थे। इसलिए कह रहा सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट
दे यूजुअली ट्रेवल इन कारवा। कारवा दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन, लाइक ओके कह सकते हैं कारवा, वो कारवा में अक्सर गुजरा करते थे एंड फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और इतना ही नहीं, वो कारवा में घूमते थे, साथ साथ गिल्ड फॉर्म करते थे, यानी अपना एक संघ बना लेते ताकि अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखा जा सके। जिस चीज में उन लोगों की रुचि है, जिस चीज उन लोगों को पसंद है, उस इंटरेस्ट को बेसिकली अपने गिल्ड के थ्रू यानी कि एक संघ के थ्रू, एक ग्रुप के थ्रू उसको बरकरार रखा जा सके। आगे कहता है देयर वर सेवरल सच गिल्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। हाँ 8वीं शताब्दी से अगर हम बात करें तो सेवरल टाइप के जो है इस तरह गिल्ड यानी संघ जो है एक्टिव है। द मोस्ट फेमस बीइंग इन द दैट इज मैनीग्रामम, राइट, मैनीग्रामम एंड नानादेशी। मैनीग्रामम एंड नानादेशी नामक दो ऐसे फेमस जो बाद में आगे जाके बहुत विख्यात हुए, पॉपुलर हुए, जिनका नाम है मैनीग्रामम एंड नानादेशी करके जो थे वो बहुत ही पॉपुलर हुए। कह रहा है दिस गिल्ड ट्रीटेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। पेनिनसुला की बात करें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, राइट, या फिर चाइना की बात करें, इनका बहुत ही व्यापक तरह से प्रभाव पड़ा था, कह सकते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, आगे कहता है देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द Chettiars and the Marwari Oswal who went on the become the principal trading group of the country। हाँ ट्रेडर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन इनमें से बेसिकली अगर चेटियर्स की बात करें, मारवाड़ी ओसवाल की बात करें, तो ये लोग जो कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जो कि बेसिकली व्यापार के नाम से ही ये लोग विख्यात हुए। आपने भी सुना होगा अक्सर मारवाड़ी ओसवाल नाम के ऐसे कुछ ट्रेडर्स थे who went to become the principal trading groups, जो कि प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स आगे चल के कहलाएं ऑफ द कंट्री। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूड द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनिया एंड मुस्लिम बोराज। यस, अगर हम बात करें गुजराती ट्रेडर्स की तो उसमें बेसिकली हिंदू के रिलीजन से बनिया आते हैं, और मुस्लिम की बात करें तो बोराज जो है वो आते हैं। ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ रेड सी। हाँ ये लोग बेसिकली ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। किस चीज के ट्रेड के लिए? पॉट यानी मिट्टी के बने बर्तन को। और ये कहाँ इस चीज को बेसिकली ट्रेड करते थे? दैट इज दिया है रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इन जगहों पर बेसिकली वो अपना ट्रेड किया करते थे। आगे कहता है दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दिस पोर्ट एंड इन एक्सचेंज ब्राउट गोल्ड एंड इवोरी फ्रॉम अफ्रीका। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेसिकली कह रहा है ये लोग इस पोर्ट को बेचते थे, साथ साथ पोर्ट ही नहीं उसमें एक और नया चीज जोड़ दिया, दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दिस पॉट। वो जो पॉट हुआ करते थे बेसिकली उसमें टेक्सटाइल बेचा करते थे डाल के, राइट, और स्पाइसेस यानी मसालों का व्यापार करके वो सोल्ड किया करते थे। और बदले में वो लोग क्या लेते थे? इन एक्सचेंज ब्राउट गोल्ड यानी सोना लिया करते थे, एंड इवोरी फ्रॉम अफ्रीका यानी इवोरी कह सकते हैं हाथी के दांत का बना हुआ वस्तु या लाइक दैट, ऐसे कुछ वो लोग अफ्रीका से लिया करते हैं। एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। बदले में ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से वो लोग लिया करते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन में बेसिकली टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस रख के वो बेचते थे। बदले में उसके गोल्ड या फिर इवोरी यानी कि हाथी के दांतों से बना कुछ ऐसा चीज या लाइक कह सकते हैं हाथी का बना दांत ही या उससे संबंधित वस्तु वो लोग बदले में लेते थे। तो कहीं ना कहीं ट्रेड व्यापार का जो है कारवां जो बहुत फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था। द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम एट अरब। अब अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो कहता है टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम एट अरब। अरब का वो घर, अरब, पर्सियन, चाइनीज, ज्यूइश एंड सीरियन चैटर्स ट्रेडर्स। हाँ ये सारे जगह जो है कहीं ना कहीं किसके जो ट्रेडर्स हैं, सॉरी कह रहा था टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम। हाँ वेस्ट कोस्ट का जितने भी शहर थे वो किसके घर हुआ करते थे? बेसिकली अरब, पर्सियन, चाइनीज, ज्यूइश, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स। ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो ज्यूइश हो, सीरियन हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो कह सकते हैं, या फिर और जितने भी ट्रेडर्स हैं इनका घर हुआ करता था क्या? द वेस्ट कोस्ट जो है इन सबका घर, यानी कि वहां के रहने की जगह। वो इंडियन स्पेसिस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट वेयर परचेज इन इटालियन ट्रेडर्स। यस,
अब हम बात करते हैं इंडियन, अगर हम बात करें इंडियन स्पाइसेस यानी भारतीय मसालों की अगर बात करें तो भारतीय मसाले बेसिकली एंड क्लोथ्स सोल्ड इन द रेड सी, जो कि लाल सागर है, एक लाल सागर आप लोग सब जानते हो, लाल सागर जो है रेड सी पोर्ट्स वेयर परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स, रेड सी पोर्ट जो है वहां पे परचेज किए जाते थे क्या, इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल आल्सो, किसके थ्रू, कह रहा परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, और उसको तुरंत यूरोपियन मार्केट में पहुंचाया जाता था, राइट, और उसे बहुत ही बड़े प्रॉफिट लगाकर बेच दिया जाता था, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो थे उनके बहुत ही बड़े पैमाने पे डिमांड थे, उसका बहुत ही बड़े पैमाने डिमांड अदर कंट्री में, लाइक यूरोपियन कंट्री की बात कर ले तो वहां पे इसका डिमांड बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ कह रहा है Indian spices and clothes sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached यूरोपियन मार्केट, से तुरंत यूरोपियन मार्केट में पहुंचा दिया जाता, फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, बहुत ही हाई प्रॉफिट लाने के लिए, राइट। स्पाइसेस ग्रो इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, हाँ एक चीज और थी कि स्पाइसेस जो थे वो बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बेसिकली ग्रो करते हैं, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इंडिया का जो स्पाइसेस हैं यानी मसाले हैं भारत के बहुत ही फाइन क्वालिटी के, बहुत ही कह सकते हैं प्रोमिनेंट क्वालिटी के, इंपॉर्टेंट क्वालिटी के यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं, लाइक पीपर का, सिनेमम, नटमैग, ड्राइड जिंजर एटसेट्रा, ये सब जो थे बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरोपियन कुकिंग। और हमारे भारत के मसालों ने इतने अच्छे, इतने गहरे इंपैक्ट प्रभाव छोड़ा कि ये यूरोपियन कुकिंग यानी यूरोपियन भोजन जितने थे उसका एक डेली का एक हिस्सा बन गया, एक पार्ट बन गए। मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय मसालों के बगैर यूरोप के जितने भी डिशेस थे, यूरोप के जितने भी कुक थे वो कहीं ना कहीं अधूरे थे, जितने भी कुक कह सकते हैं जो खाना बनाते हैं या फिर डिशेस जो वहाँ व्यंजन होते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय मसालों के बगैर अधूरे थे। तो भारतीय मसालों ने अपना इतना ही गहरा इंपैक्ट छोड़ा यूरोपियन कंट्री में कि यूरोप में इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड कॉटन क्लोथ वर वेरी अट्रैक्टिव, और इतना ही नहीं स्पाइसेस तो थे ही, साथ साथ कॉटन क्लोथ्स जो थे वो भी बहुत अट्रैक्टिव थे, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल थे, नो डाउट। जैसे स्पाइसेस जो है हमारे यहाँ बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं, वैसे ही कॉटन भी हैं वो इंडिया के बहुत ही फाइन क्वालिटी के उस टाइम में, उस समय में पाए जाते थे। यस, आगे कहता है दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। यस, वी विल शॉर्टली रीड अबाउट दिस चेंज फेस टू ट्रेडिंग द टाउन। हाँ, और आगे चल के ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, शॉर्टली दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, यूरोपियन ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ खींच लाया। नो डाउट, अगर आप कैसा आप भी समझ सकते हो इस चीज को। यूरोप में अगर इंडिया के मसालों की बात करें, अगर हम क्लॉथ्स की बात करें या फिर कॉटन की बात करें या क्लॉथ्स की बात करें, एक ही है, राइट। अगर इसकी बात करें वो इस कदर अपना प्रभाव छोड़ चुके थे यूरोपियन मार्केट में कि यूरोपियन ट्रेडर्स को लास्टली इंडिया की तरफ खींचा चला आना पड़ा। ठीक है, इसे हम आगे और अच्छी तरह देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कुछ स्पेशल क्वालिटी के थिंग्स जो थे हमारे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होते थे। और इतना ही नहीं, फॉरेन कंट्री के ट्रेडर्स जो थे, लाइक यूरोप कंट्री के ट्रेडर्स थे, उनको बहुत ही उन पे बड़ा प्रभाव लगा, इम्पैक्ट छोड़ा इसने, और इतना ही उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्राफ्ट्स इन द टाउन। यस, अभी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया, दैट इज ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। हमने पढ़ा कि ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं यूरोप से इंडिया आए, इंडिया के स्पाइसेस, क्लॉथ्स की बात करें तो उसे उन लोगों ने बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। ठीक है, और नहीं वो लोग इसे तुरंत परचेज करके यूरोपियन मार्केट में से हाईली प्रॉफिटेबल प्राइस पे सोल्ड भी किया उन लोगों ने। वे ऑफ परचेज और बाइंग जो भी रहा हो, जैसे कि कई पोर्ट के थ्रू उन लोगों ने परचेज किया और उसे सोल्ड आउट किया उसी पोर्ट के थ्रू भेज के। तो ये सब चीजें हमने पढ़ा। अभी हम बेसिकली पढ़ेंगे क्राफ्ट इन द टाउन। अब क्राफ्ट के बारे में बात करें तो क्राफ्ट में भी हमारा इंडिया कहीं कम नहीं था। जरा एक नजर डालते हैं इस पे। ठीक है, द क्राफ्ट्स इन द टाउन, the craft person of Bidar were also famed for their inlaid work in copper and silver that it come to be called Bidri. Yes, अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो क्राफ्ट की अगर बात करते हैं तो जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो किस चीज के लिए बेसिकली जाने जाते थे? देयर इनले वर्क ऑफ
कॉपर पे जड़ी का काम होता था, दैट मीन्स कुछ जड़ने का काम होता था, इनले करने का काम होता था। एंड सिल्वर और कॉपर पर अक्सर आपने देखा हो, कुछ पॉट की बात कर ले या फिर कोई क्राफ्ट की बात कर ले, तो उस पर कहीं ना कहीं जड़ाई होती थी, कुछ चीज को जड़ा जाता था, उसे हम कहते हैं इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट केम टू बी कॉल्ड बिदरी, जिसे हम आगे चल के बिदरी के नाम से जाने लगे, क्योंकि ये बेसिकली बिदर से था और क्राफ्ट पर्सन जो थे वो इस पे जड़ाई का काम करते थे, चाहे वो कॉपर हो या सिल्वर हो। फिर आगे कहता है द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, mason and carpenters were essential to the building for temples। और हाँ, अगर हम बात करें बेसिकली दो तरह के जो है लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस तरह के काम में, वो कौन कौन से थे? पांचाल्स थे और विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पांचाल नामक दो ऐसे कम्युनिटी थी, समुदाय थी, जो बेसिकली इस तरह के काम में इन्वॉल्व हुई करती थी अक्सर, या फिर ये कहते हैं मोस्टली उन्हें ही इस तरह के कामों में देखा जाता था। जैसे कि कहता है कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, अगर सोनार की बात करें, ब्रॉन्ज स्मिथ, राइट, ब्लैक स्मिथ लोहार हो गया, इन सब, मैसॉन, कारपेंटर्स वेयर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स के बनाने में कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल हुआ करता था, जिसमें विश्वकर्मा कम्युनिटीज के लोग और पांचाल कम्युनिटी के लोग बेसिकली देखे जाते थे। They also played an important role in the construction of पैलेसेस। हाँ, और इतना ही नहीं, टेम्पल तो ये बनाते थे, साथ साथ पैलेसेस कहते हैं जैसे महल, किसी पर्टिकुलर पैलेस की बात करें तो जैसे कि कोई पैलेस हो गया, उसे भी बनाने में इन लोगों ने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। बात हम कर रहे हैं विश्वकर्मा और पांचाल की बात कर रहे हैं, राइट, इसलिए कह रहे हैं दे आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स। हाँ, सिर्फ प्लेसेस की बात ही नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की बात करें, टैंक्स की बात करें, रिजर्वियर यानी सरोवर की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बनाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, राइट। फिर आगे कहता है सिमिलरली वेवर सच एज सालियार और काइकोलार्स, सालियार और काइकोलार जो है, ठीक वो भी इन्हीं की तरह, ठीक है, इमर्ज एज प्रोस्पेरियस कम्युनिटीज। हाँ, ये भी एक प्रोस्पेरियस कम्युनिटीज थी जो आगे उभर कर आगे चलकर उभर आई, मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स, जो कि आगे डोनेशंस कह सकते हैं, डोनेशन टू द टेम्पल्स डोनेशन देते हैं। एंड आगे कह रहा है सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलिस्ट इन द इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। और इस तरह के जो काम थे वो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट में के अंतर्गत आते थे, जैसे कि कह रहा है सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग, क्लॉथ यानी कपड़े बनाने का कुछ आयाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉथ मेकिंग, कॉटन क्लीनिंग के काम को अगर देखें, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज्ड इन इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। इंडिपेंडेंट क्राफ्ट में इस तरह के काम जो थे बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से किए जाने लगे और ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो कह सकते हैं क्राफ्ट कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो सिल्वर पे या गोल्ड या कह सकते हैं सिल्वर पे या फिर कॉपर पे जड़ाई की बात हो, या फिर विश्वकर्मा और पांचाल कम्युनिटी के मतलब रोल की बात करें, उनके रोल किस तरह के थे और उन लोगों ने क्या क्या बनाने में, टेम्पल्स बनाने में अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, बिल्डिंग्स हो गए, राइट, उसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मैं बता दूं आपको, टैंक्स हो गए, रिजर्वियर हो गए, इन सब चीजों में उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल था। इसके साथ साथ दो और कम्युनिटीज थे, सालियार और काइकोलार्स जो थे, ये भी उभर कर बाहर आए, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था डोनेशन में, इस तरह की चीजों में, राइट। आगे अगर हम देखें तो बात करेंगे क्लोजर लुक ऑफ द हम्पी, राइट, मसूलीपट्टनम एंड द सूरत। अगर हम इस चीज को नजदीक से देखें तो चलो इस चीज को नजदीक से देखेंगे, गौर करेंगे, पड़ताल करेंगे कि हम्पी में क्या था, मसूलीपट्टनम में क्या था, ठीक है, और सूरत में क्या था, जरा इसे गौर से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी में जो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर बहुत ही शानदार, मनोरम या भव्य कह सकते हैं, जो आर्किटेक्चरल वहाँ का जो बनावट था उसके बारे में अगर ध्यान दे तो कह रहा है हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। बेसिकली हम सब जानते हैं कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के पास जो है हम्पी लोकेटेड है, विच फॉर्म द न्यूक्लियर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, जो कि विजयनगरा एम्पायर का एकदम सेंटर में है, राइट। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट पार्ट है
फाउंडेड इन 1336, जो कि 1336 में बेसिकली फाउंड किया। द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवेल एज वेल फोर्टिफाइड सिटी। हाँ, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ कह रहा है द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवेल, इसको मतलब बहुत ही भव्य दिखाया गया था हम्पी को आगे चल के, एंड अ वेल फोर्टिफाइड सिटी, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से किला, वेल फोर्टिफाइड कहते हैं किलाबंदी करना, मतलब हम्पी के किलाओं को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था, भव्य प्रदर्शन होता था हम्पी, बिकॉज हम्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था उस समय की बात अगर करें तो। नो मोटर और कमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल। हाँ, एक चीज और खास बात ये थी हम्पी की कि हम्पी की जो बनावट थी वो एक बहुत ही अलग तरीके से उनकी बनावट थी। वहां पे बेसिकली कह सकते हैं कि मसाले या फिर सीमेंट वगैरह, ये है सीमेंटिंग एजेंट वाज, मतलब ऐसा कुछ चीज इस्तेमाल नहीं हुआ था उसको जड़ने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए। बेसिकली कैसा सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल, उसके वॉल को बनाने के लिए ना ही किसी तरह का मसाला, ना ही किसी तरह का सीमेंट का इस्तेमाल होता था, इतना ही नहीं कह रहा। और द टेक्निक फॉलोड बाय द वेस्ट ऑफ टुगेदर इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया वो भी टोटली कहीं ना कहीं अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं हम्पी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय हुआ करता था, क्योंकि उसकी जो बनावट थी बहुत ही स्प्लेंडेड थी, बहुत ही भव्य शानदार थी। ठीक है, आर्किटेक्चर जो उसका बनावट था बहुत ही नया किसी की थी। आगे देखते हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। हाँ, नो डाउट हम कह सकते हैं जो आर्किटेक्चरल उसका डिजाइन था वो बहुत ही विशिष्ट, एक विशेष प्रकार का था। अभी अभी मैंने बताया उसमें जिस बिल्डिंग, जिस वॉल को बनाने में, ठीक है, सीमेंट और मसालों का इस्तेमाल नहीं हो, उसके बगैर इतना स्प्लेंडेड अगर वॉल या फिर टेम्पल या फिर फोर्ट को अगर खड़ा कर दिया जाए, नो डाउट कह सकते हैं वो बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ थिंग होगा। इसलिए यहाँ कह रहा था आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडेड आर्क, डोम्स एंड पिलर्स, हॉल्स विद द नीचे एंड होल्डिंग स्कल्पचर्स। हाँ, अब इस बात सामने आगे कहता है कि वहां के जो बिल्डिंग थे, जो उसके रॉयल कॉम्प्लेक्स थे, स्प्लेंडेड आर्क, उसके आर्क जो थे बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य आर्क हुआ करते हैं। डोम्स यानी उसके गुंबद की अगर बात करें, हम्पी में जो किला था उसके जो अगर गुंबद की बात करें वो भी बहुत ही शानदार था। और पिलर हॉल, एक हॉल था जो कि बेसिकली पिलर पे खड़ा किया गया था, राइट, उस पे खड़ा करके उसको हॉल को बनाया गया था। एंड नीच फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, नीचे फॉर होल्डिंग इस स्कल्पचर को होल्ड करने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल हुए थे, हम्पी के फोर्ट की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही स्प्लेंडेड काइंड ऑफ थिंग थे, बहुत ही डिस्टिंक्टिव थे हम कह सकते हैं। और नो डाउट उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए गए थे जिसके इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। किसी तरह का सीमेंटिंग एजेंट या फिर कह सकते हैं मोर्टार जो होते हैं, जो मसाले के तरह पदार्थ होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। आगे कहता है इन दिस they also had well planted orchard and pleasure gardens with the sculpture or motif such as the lotus and कॉर्बेल्स। हाँ, अब यहाँ इतना ही नहीं, वहाँ तो पिलर्स तो थे ही, डोम्स थे, आर्चेस थे, ये सारी चीजें तो स्प्लेंडेड थे, डिस्टिंक्टिव थे। इसके साथ साथ क्या है, वेल प्लान ऑर्चर्ड, यानी कि बहुत ही सुगम सुदृश्य बनाया गया बगीचा भी वहाँ हुआ करता था। एंड प्लीजर गार्डन कह सकते हैं, ऑर्चर्ड कह सकते हैं। ऑर्चर्ड मतलब फूलों का बगीचा, गार्डन जिसमें हर तरह के पौधे आते हो, लाइक, ठीक है, ये सब चीजें बनाई गई थी विद स्कल्पचर मोटिव सच एज लोटस एंड कॉर्बेल्स, जो कि बहुत ही एक नया किसी के नमूना तैयार किया गया था उसका, लाइक लोटस कह सकते हैं, कॉर्बेल्स कह सकते हैं। जो इसका नमूना तैयार किया गया था वो बहुत ही नया किस्म का था, बहुत ही अलग था। जो वहाँ के गार्डन्स थे, वहाँ के ऑर्चिड्स थे, वो उसकी बनावट ही कुछ अलग थी, इसलिए कहते हैं हम्पी इज अ वेरी स्पेशल। फिर कहता है इट इज हियर heyday in a 15th-16th century, Hampi blessed with the commercial and cultural activity. Sorry, not blessed, busted with the commercial activity. अब हम बात करते हैं कब की, 15th to 16th सेंचुरी की बात करें तो हम्पी जो है कमर्शियल एक्टिविटी की यहाँ हलचल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ही यहाँ देखी जाती थी। इतना ही नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज भी जो थी वो हम्पी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये बात कब की कर रहा है, 15th to 16th सेंचुरी की बात कर रहा है, राइट। मुस्लिम मर्चेंट्स कह सकते हैं यहाँ, मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्तुगीज
थ्रोन द मार्केट ऑफ द हम्पी। हाँ बेसिकली इस हम्पी के मार्केट में किसका वर्चस्व था, किसका ज्यादा कह सकते हैं कि ये था दबदबा था, तो कह सकते हैं मुस्लिम मर्चेंट्स के थे, चैटिस के थे, एजेंट के थे, और यूरोपियन यानी कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो यूरोपियन व्यापारी थे उनका भी इस पे दबदबा बहुत ही अच्छे तरीके से था, राइट। यहाँ एक और चीज यहाँ कह रहा है टेम्पल वेयर हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड द देवदासी कह सकते हैं, टेम्पल जो था वो तो कल्चरल एक्टिविटी का हब तो था ही, साथ साथ देवासीस टेम्पल डांसर्स जो थे यानी कि टेम्पल डांसर्स जो थे उनका भी परफॉर्म बिफोर द डीएटी, जो कि अपने डीएटी देवी देवताओं के सामने डांसर्स एक तरह के थे, उन्हें देवदासीस कहते हैं, वो लोग परफॉर्म करते थे। उसके बाद कह रहा है बिफोर डीएटी रॉयल्टी एंड मासेस इन द मेनी पिलर्ड हॉल इन द विरूपक्षा, ठीक है, कह सकते हैं कि एक तरह के नृत्यक कह सकते हैं डांसर जो थे वो अपने देवी देवताओं के सामने अक्सर डांस किया करते थे। रॉयल्टी एंड मासेस इन द मेनी पिलर हॉल, बहुत ज्यादा पिलरों से भरा एक हॉल हुआ करता था, उस हॉल में बेसिकली ये लोग करते थे। और यहाँ कह रहा है विरूपक्षा दैट इज ए फॉर्म ऑफ शिव, जो कि शिव का एक फॉर्म है, एक रूप है। विरूपक्षा टेम्पल, एक टेम्पल का नाम है विरूपक्षा टेम्पल, जिससे बेसिकली शिव के टेम्पल के नाम पे जाना था। वहां पे लोग कल्चरल एक्टिविटी होती थी, साथ साथ डांस भी होता था, जिसे देवदासीस कहते हैं, वो लोग डांस भी किया करते थे। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन साउथ, हाँ एक महानवमी फेस्टिवल भी वहां सेलिब्रेट किया जाता था, जिसे कि आज हम साउथ में नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। आप सब बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर होंगे नवरात्रि फेस्टिवल से। उसमें एक महानवमी फेस्टिवल हुआ करता था, बेसिकली महानवमी को भी सेलिब्रेट किया जाता था। तो कह रहा है द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो महानवमी फेस्टिवल जो है वो बेसिकली यहाँ पे हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता था, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट चीफ। और ये एक ऐसा जगह था जो महानवमी प्लेटफॉर्म था, यानी उस दिन जब एक्टिविटी इस तरह के होते थे तो किंग्स जो थे वहां के वो रिसीव गेस्टों को रिसीव करते थे एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट द सबऑर्डिनेट चीफ, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट चीफ थे, मुखिया थे, उनके ट्रिब्यूट को, उनके सम्मान को यहाँ के राजा भी एक्सेप्ट किया करते। एक तरह का ट्रेडिशन था, एक तरह का कल्चर था वहाँ का हम्पी में। तो महानवरात्रि सेलिब्रेट करने के साथ साथ ये सारी चीजें देखी जाती थी। From here he also watched dance and music performance as well as wrestling bouts। हाँ, और ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ बहुत सारे वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्म, बहुत तरह के कल्चरल एक्टिविटी, मैंने पहले ही बोला था कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जगह था वो हॉल जहाँ पे बेसिकली राजा ट्रिब्यूट एक्सेप्ट करते थे। वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ डांस एंड म्यूजिक के जैसे भी कोई चीज जो एक्टिविटीज जो है वो हुआ करते थे, और राजा वहाँ बैठ के इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखते थे। फिर आगे कह रहा है हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग टू डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565। अब यहाँ एक अलग चीज आ गया, कह रहा है हम्पी फेल इनटू ruin। हाँ, आगे चल के हम्पी जो है बर्बादी की ओर बढ़ा, बर्बादी कह सकते हैं या फिर उसका पतन होना स्टार्ट हो गया, ये कह सकते हैं हम। किस कारण से? कह रहा है हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1560। विजयनगर में इन सब चीजों के हारने के कारण से जो हम्पी है पतन की ओर बढ़ने लगा। वो क्या कारण थे जरा देखिए। बाय द डिकैनी सुल्तान्स द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा। अच्छा, जो रूलर गोलकोंडा के रूलर्स थे, राइट, वो लोग आगे चल के कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे थे। बीजापुर, अहमदनगर, बेरर एंड बीदर, इन सब जगहों के जो रूलर्स थे वो सक्सेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो हम्पी आगे चल के क्या हुआ, कह सकते बर्बाद हुआ, पतन की ओर बढ़ा। ये कब की बात है? इन 1565 की बात है। ओके, तो ये कारण था कहीं कहीं हम्पी के बारे में हमने जाना। अब मसूलीपट्टनम सूरत के बारे में हमने जाना। अब आगे हम जो पढ़ेंगे गेटवे टू द वेस्ट, दैट इज सूरत। सूरत को गेटवे ऑफ द वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा ये है गेटवे ऑफ द टू द वेस्ट, हम आगे पढ़ेंगे। बट आज हमने जो बेसिकली पढ़ा दैट इज द ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल क्राफ्ट इन द टाउन, और लास्टली हमने पढ़ा ए क्लोजर लुक टू द मसूलीपट्टनम
हम्पी एंड सूरत, राइट। इसके बाद से हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे गेटवे ऑफ द वेस्ट दैट इज सूरत एंड फिशिंग इन ट्रेबल वाटर्स, मसूलीपट्टनम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे जब हम देखेंगे तो न्यू ट्रेडर्स, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।